दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के ऐसे लोगों में से हैं जिन पर शायद सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया जाता है। वे कवि थे, लेखक थे, क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, नेता थे और इन सब से ऊपर एक सच्चे देशभक्त थे। बावजूद इसके कुछ लोग बड़ी चालाकी से उनके कुछ माफीनामों को आगे करके उन्हें कायर और अंग्रेजों का दलाल बताने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तो आज के फनतंत्र में हम वीर सावरकर को बदनाम करने वाले ऐसी ही साजिशों की पोल खोलेंगे, उनके संघर्ष से जुड़ा एक एक किस्सा आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि सावरकर से कुछ लोगों की असल चिढ़ आखिर है क्या। मैं भरोसा देता हूं कि 10-12 मिनट के इस वीडियो के बाद वीर सावरकर से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से, हर उस व्यक्ति से शेयर करिएगा जो सावरकर के बारे में सच जानना चाहता है। दोस्तों, सावरकर विरोधी उनके विरोध में मुख्य तौर पर 3 बातें कहते हैं। उनकी पहली शिकायत तो यह है कि सावरकर सच्चे क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने खुद की रिहाई के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 6-6 बार खत लिखे। यह भी कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या की साजिश में सावरकर शामिल थे। और तीसरा कि आज देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है तो वो वीर सावरकर की ही देन है और इसी बेस पर बहुत से लोग उन्हें सांप्रदायिक भी कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों आरोपों का एक एक जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सच है कि इस देश ने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए जिन्हें पता था कि बिना हिंसा के ये अंग्रेज सबक नहीं सीखने वाले। वीर सावरकर ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को सबक सिखाया। इससे पहले कि हम उनके अंडमान जेल जाने और उनके माफीनामे पर आए, आपको उससे पहले की कुछ घटनाएं बता देते हैं। यह बात है साल 1909 की। तारीख थी 1 जुलाई। भारत के क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी ने लंदन में अंग्रेज अधिकारी सर विलियम हट वायली की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मदन लाल ये कहते हुए हत्या उन्होंने करी कि अंग्रेजी हुकूमत के जरिए ये लोग भारत में भारतीयों पर जुल्म ढा रहे हैं। कहते हैं पहली बार उस हत्याकांड में भी वीर सावरकर का नाम आया था। कहा गया कि हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाने में उनकी भूमिका थी, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी साल 1909 में ही अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चीजें छापने के बाद जब वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को उम्र कैद की सजा हुई तो इससे उनके समर्थक इस पर भड़क गए। इसका बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कन्हेरे नाम के क्रांतिकारी ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अनंत लक्ष्मण के कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी छापेमारी में और इसी कार्रवाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे यह पता लग गया कि हत्या में शामिल हथियार को विनायक दामोदर सावरकर नाम के युवक ने लंदन से भेजा था, जिसके बाद टेलीग्राम करके इसकी जानकारी लंदन पुलिस को दी गई और सावरकर को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। मगर सावरकर इससे भी हार मानने वाले नहीं थे। जिस समुद्री जहाज से उन्हें लाया जा रहा था वो वहां से भी गार्ड को चकमा देकर भाग गए। कई मील तैरते हुए किनारे पर आए, मगर किनारे पर आकर जख्मी हो गए और उसके बाद वो पकड़े गए। जैक्सन की हत्या में शामिल होने के जुर्म में सावरकर और कुछ और लोगों को काला पानी की सजा देते हुए अंडमान की जेल में भेज दिया गया, जहां वो 9 साल और पूरे 10 महीने जेल में रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 सजाएं सुनाई गई। वहां उन्हें 52 नंबर कोठरी में रखा गया। उस वक्त अंडमान के रास्ते उबड़ खाबड़ थे। अंग्रेज अधिकारी बग्घी में चलते थे। सावरकर जैसे राजनीतिक अपराधी इन बग्घियों को हाथ से खींचते थे। खराब रास्ता होने के कारण वो जख्मी भी हो जाते थे। सावरकर पर इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया, उन्हें उस कोठरी में मल और शौच त्यागने को भी कहा जाता था। कभी कभी हथकड़ी लगाकर सिर्फ खड़े रहने को कहा जाता था। उन्हें कुनैन दी जाती थी जिससे उन्हें चक्कर आते थे। वहां हर महीने 5 से 6 कैदियों को फांसी दी जा रही थी। जेल के हालात और कैदियों की फांसी देखते हुए सावरकर भी समझ गए कि उनका अंत कभी भी हो सकता है। 11 जुलाई 1910 को वो अंडमान जेल में लाए गए और उसके 1.5 महीने में पहली बार उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और अगले 9 सालों में अपनी सजा कम करने के लिए ऐसे 6 माफीनामे लिखे। अब सावरकर के इन्हीं माफीनामों को लेकर उनके विरोधी ये कहते हैं कि वो तो डरपोक थे, वरना कोई क्रांतिकारी खुद के लिए माफी थोड़े ना मांगता है। ऐसा कहते हुए ये लोग सावरकर को अंग्रेजों का चाटुकार तक कह देते हैं। इन माफीनामों पर जब सावरकर से पूछा गया तो उनका कहना यही था कि भाई ये माफियां तो मेरी लड़ाई का हिस्सा है, मेरी रणनीति है। सावरकर ने तब मोहम्मद गौरी का उदाहरण दिया। वो पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारा और हर बार माफी मांगकर चला गया। गौरी के से जब इस पर पूछा गया कि वो हर बार माफी क्यों मांगता है तो उसका यही कहना था कि अगली बार मैं ज्यादा तैयारी से आ सकूं और इसे हरा सकूं।
और मुझे लगता है कि माफी मांगने के पीछे सावरकर की जो दलील थी कि माफी मांगना उनकी रणनीति का हिस्सा थी, इसके बाद कहने सुनने को कुछ बच नहीं जाता और हमें इसे उसी तरह से लेना चाहिए। अगर वो डरपोक होते, यातनाओं से डरते, तो आप खुद ही बताइए कि वो तो इंग्लैंड में रहते हुए अच्छी भली जिंदगी जी रहे थे, तो आखिर उन्हें जरूरत ही क्या थी कि पहले वहां अंग्रेज अधिकारी की हत्या में शामिल होते हैं, फिर वहीं रहते हुए भारत में हथियार पहुंचाकर एक और अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते हैं, वो भी तब जब पता था कि ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर फांसी मिलना तय है। आप खुद से पूछिए, क्या फांसी या मौत से डरने वाला शख्स ये करेगा? यहां बस में दो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं तो पूरी बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है कि भैया ये दो गुंडों से पंगा कौन ले। और उस वक्त 22-25 साल का एक लड़का इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजों से पंगा ले रहा था, तो आपको लगता है वो डरपोक था? कुछ तो समझ के बोलो। और अंडमान जेल में जुल्म सहने वाले सावरकर अपने परिवार से अकेले नहीं थे। सावरकर ही नहीं, उनके बाकी के दो भाई गणेश और नारायण सावरकर भी उनके साथ उस वक्त की सबसे खतरनाक जेल अंडमान जेल में उनके साथ बंद थे। एक मां के 3 बेटे देश को आजाद कराने के लिए उस वक्त की सबसे खतरनाक जेल में सड़ रहे थे, और आप कहते हैं कि वो आदमी डरपोक था। डरपोक इंसान का सबसे खतरनाक जेल में पहुंचना तो दूर, वो तो घर के नीचे झगड़े की आवाज सुनकर ना खिड़की बंद कर लेता भैया। इसीलिए डरपोक बोलकर क्रांतिकारियों का अपमान करना बंद करिए। जो इंसान ऐसे मुश्किल हालात में भी पत्थरों की कलम बनाकर जेल की दीवारों पर 6000 कविताएं लिख देता है, अगर वो कमजोर है तो मैं बहादुर इंसान को देखना चाहूंगा। मिलाइए। दोस्तों, कुछ लोग वीर सावरकर की माफी की बात तो करते हैं, मगर नाभा जेल में रहते हुए नेहरू जी की मांगी माफी का जिक्र नहीं करते। इससे पहले कि मैं उस किस्से पर आऊं, आपको मैं प्रोबो के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो और ढेर सारा प्रॉफिट पा सकते हो। कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सिर्फ येस या नो में आपको ओपिनियन देना है। जिस टॉपिक पर हम बात करें उस पर आपकी क्या ओपिनियन है वो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हो। लेकिन आज T20 का फाइनल भी है। क्या लगता है, गुजरात और चेन्नई के बीच गुजरात चेन्नई को हरा पाएगी? ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो पॉलिटिक्स से जुड़े हों, क्रिकेट से जुड़े हों, फाइनेंस से जुड़े हों, आप उसमें अपना ओपिनियन देकर प्रॉफिट पा सकते हो और जीते हुए पैसों को बड़ी आसानी से पेटीएम और गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बस प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो में आगे आते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि वीर सावरकर की इसलिए इज्जत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। अगर ऐसा है तो 1923 का एक किस्सा सुन लीजिए। पंजाब की नाभा रियासत में गैर कानूनी तरीके से एंटर करने पर नेहरू जी और कुछ अन्य लोगों को 2 साल की सजा सुनाई। कहते हैं नेहरू जेल में इतना परेशान हो गए कि उनकी परेशानी को उनके पिता मोतीलाल नेहरू तक पहुंचाया गया, जो उस वक्त बहुत ही पहुंचे हुए वकील थे। मोतीलाल नेहरू जी ने उस वक्त भारत के वायसराय से संपर्क किया, जिसके बाद नेहरू ने माफीनामा लिखा और सिर्फ 3 दिन में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो खुद उस वक्त नेहरू जी के साथ जेल में रहे कांग्रेस के एक नेता ने अपनी किताब में लिखी है ये बात। अब बताइए, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हम इस पर यह कहें कि नेहरू जी ने चूंकि जेल से निकलने के लिए कोई बॉन्ड भर दिया, माफी मांग ली, इसलिए उनके बाकी किए गए सारे कामों को नजरअंदाज कर दिया जाए, उनके बाकी सारे योगदान को खारिज कर दिया जाए? सावरकर पर तो जुल्म ढाया जा रहा था, वो तो 50 साल की सजा काट रहे थे, उनकी तो जेल में मौत हो सकती थी। नेहरू जी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका अपराध भी बड़ा नहीं था, सजा भी 2 साल की ही थी। जब वो 2 साल की सजा में सिर्फ 3 दिन में परेशान होकर बॉन्ड भरकर वापस आ सकते हैं, अपने पिता से वायसराय को सिफारिश लगवा सकते हैं, तो सावरकर को यह हक क्यों नहीं कि वो जेल में मरने की बजाय झूठी माफी मांगकर जैसे तैसे बाहर आ जाएं और दोबारा उन्हीं अंग्रेजों से लड़ें जैसा कि वो लड़े भी। लेकिन सावरकर पर बात करते हुए हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। जो उन्होंने किया वो क्यों किया और जो बाकियों ने किया वो क्यों किया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। अगर सावरकर सच में डरपोक होते, जेल से छूटने के बाद वो डर गए होते, तो क्या उसके बाद भी वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले रखते? 22 जुलाई 1931 को बंबई के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन, उनके ऊपर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में वीबी गोगाटे ने 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बच गए। कहते हैं गोगाटे सावरकर का अंधभक्त था, हत्या से पहले वो उनसे मिला भी था। 1966 में सावरकर पर जो किताब आई थी, उस किताब में खुद इसका जिक्र किया गया है। अगर सावरकर को दोबारा जेल जाने का डर होता तो वो अंडमान जेल के इतने बड़े नर्क से निकलने के बाद भी क्या ऐसा कुछ करते? सोचिए। कुछ लोग ये कहकर भी सावरकर को बदनाम करते हैं कि उन पर 1948 में हुई गांधी जी की हत्या का भी आरोप है, मगर उन आरोपों में भी कोई दम नहीं था। एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। बाद में कपूर कमीशन भी बनाया गया तो वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, मगर इससे भी उन्हें नापसंद करने वालों की सोच बदली नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि गांधी जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले वीर सावरकर के विचारों की तारीफ की थी। लंदन में सावरकर से मिलने के बाद उन्होंने सावरकर को बहादुर, चतुर और देशभक्त बताया था और यह भी कहा था कि सावरकर मुझसे पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए थे। ये गांधी जी ही थे जिन्होंने वीर सावरकर और उनके भाई के अंडमान जेल में यूं बंद होने पर चिंता जताई थी।
अगर सावरकर सच में गांधी की हत्या में शामिल होते तो जून 1964 में कांग्रेस सरकार उनकी पेंशन शुरू करती। अगर सच में सावरकर गांधी के हत्यारे थे तो उनकी मौत के बाद 1966 में इंदिरा जी सावरकर की याद में स्टैंप जारी करती? बिल्कुल नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो अगर आप मुझसे ये पूछें तो मुझे लगता है कि सावरकर के जिस माफीनामे को बार बार मुद्दा बनाकर उन्हें विलेन बताया जाता है वो मुद्दा है ही नहीं। असल मुद्दा है शायद हिंदुत्व पर सावरकर के विचार। वो विचार जिसका जिक्र आज संघ भी करता है, बीजेपी भी करती है, जिस पर उन्होंने बाकायदा एक किताब भी लिखी। यही वजह है कि वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सावरकर को भारत रत्न देने की उन्होंने सिफारिश की, जिसे उस वक्त के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके अगले ही दिन संसद भवन में लगी वीर सावरकर की तस्वीर पर उन्होंने माथा टेका। मुझे लगता है सावरकर की हिंदुत्व की वही सोच जो बीजेपी की भी राजनीति की मुख्य धारा है, उनके विरोध की असली वजह यही है, जिस वजह से सावरकर से जुड़ी हर चीज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास होता है, बिना ये जाने कि देश की आजादी में बतौर थिंकर, बतौर राइटर, बतौर पोएट और एक्टिविस्ट के तौर पर उनका कितना महान योगदान था। बेशक देश को आजाद कराने का उनका एक अपना तरीका था या अपनी सोच थी जो गांधी जी से अलग थी, राजनीतिक विचार थे जो अलग थे, मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक सच्चे देशभक्त के नाते उनका एकमात्र लक्ष्य था देश की भलाई और कुछ भी नहीं। वरना जैसे कि मैंने कहा कि दूसरों के टंटों में न पड़ने वाला शख्स तो दिन दहाड़े अपने सामने किसी की भी इज्जत उतर जाते देख लेता है, और सावरकर तो फिर भी भाई 10 साल देश की सबसे खतरनाक जेल में रहे, जुल्म सहा, जेल से बाहर आकर भी वो हर पल देश को मजबूत करने के बारे में ही सोचते रहे, और यही इकलौती बात आज मायने रखती है और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए वीर सावरकर से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपकी सोच में थोड़ी और साफगोई आई होगी। बाकी आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से इसे जरूर शेयर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपके ओपिनियन को सही प्राइस देने वाला प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको एक ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा और कई सारे टॉपिक्स पर आप अपनी ओपिनियन देकर प्रॉफिट पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।